15 अगस्त के बाद ठीक मोदी जी का भी बर्थडे आता है 17 सितंबर को। तो समझना चाहती हूँ कि देश का भविष्य और भविष्य के साथ साथ पीएम मोदी जी की लीडरशिप। लोगों को लग रहा है कि समय आ गया मोदी जी के जाने का। नहीं, ये भ्रम है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। सितंबर के बाद से उनको बहुत अच्छे उनको डिसीजन लगे, बड़े वो बदलाव करेंगे। सितंबर के बाद ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों में आपको 2 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 70 साल से उन्होंने राज किया है, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी से वो आते हैं, इतने टाइम के बाद भी अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं तो इसका कहीं ना कहीं कारण उनकी सोच है। इंसान के जीवन में योग तो होता है कि उसके जीवन में प्रधानमंत्री का योग है, लेकिन उनकी वो जो सोच है, उनके जो कर्म है ना, वो कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो चीज़ उनको मिलने वाली होती है वो नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केंद्र योगी जी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन योगी जी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने हिसाब से चलने वाले, वो किसी के अधीन रहकर काम नहीं करते। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरी के बाद चौथी बार भी डन है। एक पिक्चर आपने एक वायरल होती जरूर देखी होगी जिसमें मोदी जी योगी जी का कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ, दोनों की कुंडली में कुछ ऐसा है जो एक दूसरे की तरफ खींचता है? रिश्ते पर भी नजर लग सकती है। बिल्कुल, नजर तो ऐसी चीज है वो किसी पे भी लग सकती है। नजर हमारे रिश्ते, परिवार, बच्चे पे, घर पे, किसी पे भी लग सकती है। थोड़ा सा मेरे लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि देखो इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा उनमें नहीं मानी गई, और आप कह रहे कि वो लोग भी आपके पास आते हैं अपना भविष्य दिखाने, कुंडली दिखाने। बिल्कुल आते हैं। देखो, जो स्टार होते हैं, जो ग्रह होते हैं हमारे, वो सब पे काम करते हैं। वो सब पे वर्क करते हैं। तो मैं समझू कि अभी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अगर मोदी जी के लिए जैसा काम करे वैसा ट्रम्प के लिए भी काम करते होंगे। सब पे काम करते हैं, सब पे होते हैं, सब पे इफेक्ट होता है। जय महाकाल। जय महाकाल इसलिए क्योंकि आज के जो मेरे मेहमान हैं वो महाकाल भक्त हैं। आप जानते हैं कि ज्योतिष भविष्य को देखने का वो चश्मा है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। और आज के जो मेरे मेहमान हैं एक ऐसे ही ज्योतिष हैं जिनके पास पिछले 24 सालों का अनुभव है भविष्य को देखने का, और यही कारण है कि पूरी दुनिया उनकी तरफ खींची चली आती है, क्योंकि उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो हमेशा से अकाट्य साबित हुई हैं। चंडीगढ़ से आते हैं, दिल्ली में उनका ऑफिस है और हर कोई उन्हें जानता है। आइए स्वागत करते हैं हम जाने माने ज्योतिष करण शर्मा जी का। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज का पॉडकास्ट सर बहुत ना सिर्फ देखिए मेरे दर्शकों के लिए स्पेशल है बल्कि मेरे लिए भी स्पेशल है, क्योंकि आज आपसे मेरे को जानना है कि 17 सितंबर के बाद देश की तस्वीर क्या कहती है। और 17 सितंबर इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ठीक है, 1 महीने बाद। और मोदी जी की वार्षिक कुंडली क्या कहती है, आने वाला समय उनकी लीडरशिप में किस तरह से भारत कितने नए इतिहास रचेगा, और आने वाले समय में बैक टू बैक चुनाव भी हैं। आज हम नेताओं की कुंडली पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। बातें बात हम ज्योतिष को समझने की कोशिश करेंगे आपके चश्मे से, और ज्योतिष का तंत्र मंत्र यंत्र से क्या कहीं कोई कनेक्शन है ये भी आपसे जानना है। तो सबसे पहले तो आपने धर्म ज्ञान को चुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कीमती समय दे रहे, आभार। और आपसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए कि किस तरह से ज्योतिष आपके ब्लड में है, आपका खानदानी पेशा है ये। मैं सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आप सभी को मेरा जय श्री महाकाल। और मैं ज्योतिष आचार्य करण शर्मा। हमारा ये जो काम है पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आ रहे हैं और 20-22 साल हमें इस फील्ड में करते हो गए। एक्चुअली हमारे दादा परदादे सारी इसी फील्ड में है और इसी फील्ड में काम करते हुए हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और हमारी जो सर्विसेज हैं हम देश विदेशों में हर जगह हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए आप देखिए खानदानी हैं, आपसे ही जाना है मैंने, तो मैं समझना चाहती हूँ कि ज्योतिष में क्या तंत्र मंत्र यंत्र ये चीज़ें क्या आपस में कनेक्टेड होती हैं? बिल्कुल कनेक्टेड है जी।
मैं बताना चाहूँगा पहले आपको मंत्र। मंत्र हमारे कहते हैं ना ऐसे पवित्र शब्द ध्वनि श्लोक होते हैं जिनका उच्चारण करने से, ठीक है, एक मन को शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, ईश्वर से कनेक्टिविटी होती है। इसी प्रकार से जो यंत्र होता है, यंत्र एक कहते हैं ना एक विशेष ज्यामितियां आकृतियां होती हैं जो किसी विशेष देवी देवता, ठीक है, या शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए श्री यंत्र हो गया, बगलामुखी यंत्र हो गया, जी। ठीक है, और भी काफी सारे यंत्र होते हैं। इसी प्रकार तंत्र, जो तंत्र होता है, तंत्र के अंदर क्या चीजें होती हैं, तंत्र में आप यंत्र को भी इंक्लूड कर सकते हो, मंत्र को भी इंक्लूड कर सकते हो, उसमें विशेष साधना की जाती है, ध्यान की जाती है, आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मतलब तंत्र के अंदर सारी प्रक्रिया आ जाती है। और उसका जो मेन कारण है तंत्र का, उसमें क्या कहते हैं, हमें विशेष शक्तियों को जागृत करने के लिए, या हमें विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए, या साधना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जी। तो तंत्र का विशेष योगदान है और तीनों चीजें एक से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जी। देखिए करण जी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप भी हैं। देखिए लोगों के मन में एक जहन में सवाल आता है कि हम अपनी समस्या के लिए किसके पास जाएं, कैसे पहचाने कि सामने वाला जो ज्योतिष है वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, सच्चा है, हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। कैसे उसकी पहचान की जाए? देखो, आज के टाइम में इंटरनेट का युग है। कविता जी, आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया है कि अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपके पास लाखों की लिस्ट आ जाएगी। यस। ठीक है, और आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसके पास जाऊं, कौन रियल है कौन फेक है, क्योंकि सभी की प्रोफाइल ऑलमोस्ट एक जैसी बना रखी होती है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, हमें किसी इंसान से आप कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही परफेक्ट हूं, सारे फेक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस फील्ड में बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, तांत्रिक बैठे हैं जो एक रियल काम करते हैं। लेकिन इसी फील्ड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी वजह से जो दूसरे लोग हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी। तो एक अच्छे तांत्रिक की या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी की पहचान कैसे की जा सकती है? एक तो उसका आइडेंटिटी, ठीक है, जितना हो सकता है आप उनसे फिजिकली मिलने की कोशिश करो, उनके ऑफलाइन, जैसे कहीं ऑफिस में जाके आप उनको, हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन कर लेते हैं, हमें उनका पता कुछ नहीं होता, नाम उनके कुछ और होते हैं, नंबर कुछ और होते हैं, एड्रेस कुछ और होते हैं। आप ज़्यादातर आप कहीं भी देखोगे ना तो आपके जस्ट उनके पास उनके नंबर होंगे, लोकेशन नहीं होंगी। जी जी। ठीक है, आप उनसे मिलना भी चाहोगे तो वो मिलने के नहीं कहेंगे कि हम मिलते नहीं हैं। वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनके पास जस्ट उनका एक नंबर होता है और वो मिलना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी कुछ और होती है, बताते कुछ और है। ओके। ठीक है, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होएगा तो एक अच्छी संस्था से वेरीफाइड भी होएगा, जैसे मान लो आईएसओ हो गया, ठीक है, और आप उनका एक अच्छा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हो इंटरनेट से कि भाई कितने टाइम का इनको एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से ये कर रहे हैं, इनके पीछे इनके मतलब पीछे से इनका बैकग्राउंड कैसा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छे तांत्रिक की आप पहचान कर सकते हो। आपने ज्योतिष को लेकिन क्यों चुना? खानदानी था इसलिए या आपकी इसमें दिलचस्पी हुई? देखो, हमारा जो परिवार का माहौल था ना वो कुछ ऐसा ही आध्यात्मिक पर, जैसे मान लीजिए कि हमारे दादा परदादा सारे यही काम करते हैं। तो जब घर का माहौल ऐसा बनता है ना तो कहीं ना कहीं इंसान की रुचि भी उस कार्य में आनी शुरू हो जाती है। जी। तो मेरा स्टार्टिंग से ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे भी कोई ज्योतिष में ही आना, इसी फील्ड में आना है, क्योंकि हमारे खानदान में हमारे कुछ कज़न ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जैसे मेरे ताऊ जी के या चाचा, कुछ जितने उनके कुछ हैं हमारे जो कज़न्स हैं वो इस फील्ड में नहीं है। लेकिन मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट का कारण क्या रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम अपने फादर को जब लोगों की हेल्प करते हुए देखते थे, या जब उनकी हेल्प के द्वारा लोगों को एक अच्छा फील होता था, या उनकी हेल्प के द्वारा एक उनका जीवन में एक खुशियाँ मिलती थी, तो उनको देख के हमें लगा कि क्यों ना हम इसी फील्ड को आगे बढ़ाया जाए, इसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो ये मान लीजिए कि घर का, परिवार का, या हमारे फादर साहब का बड़ा योगदान है जिसकी वजह से आज हम इस फील्ड में आए हैं। बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी की परिस्थितियाँ क्या कहती हैं देश की? अभी क्या ग्रह गोचर चल रहा है? क्यों डराया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से कि ये होने वाला है, वर्ल्ड वॉर हो के ही रहेगी, ये आतंकी हमला होगा, ये प्रलय आएगी? और कई लोग तो कहते हैं कि अब आज की ज्योतिष डराने वाली ज्योतिष बन चुकी है। देखो, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो डराते हैं, लेकिन देखो ज्योतिष में कहते हैं कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट आपको एक पॉजिटिव चीज़ ही बताएंगे। अगर आपके कुछ ग्रह ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं तो आपको वो वार्निंग भी देगा कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है। उसी हिसाब से कई बार हमारे
ग्रह कुछ चेंज होते हैं, ग्रहों की महादशा कुछ चेंज होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अभी जैसे मान लो कि देश में ये ऐसे युद्ध के माहौल, पूरे विश्व युद्ध के माहौल से जूझ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पंचांग में भी इसका विवरण दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो ग्रंथों में लिखी होती है, पंचांग में भी इसका विवरण दिया गया है, और कुछ ग्रहों की ऐसी दशा आती है जिसकी वजह से ऐसे माहौल बनते हैं, ऐसे माहौल क्रिएट होते हैं। 15 अगस्त को 1947 इस तारीख को लेकर ना वुमन एस्ट्रोलॉजर्स एक भारत की वार्षिक कुंडली बनाते हैं। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इसको मानते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, भारत तो अखंड है ना, प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो अब एक तारीख के हिसाब से कैसे भारत की कुंडली बना सकते हैं। वो यहाँ पे जैमिनी ज्योतिष लगाते हैं। आपसे समझना चाहती हूँ कि आप भारत के भविष्य को किस आधार पर देखते हैं? 15 अगस्त 1947 की तारीख के हिसाब से आप भी कुंडली बनाते हैं क्या? देखो 15 अगस्त 1947 के हिसाब से ही बनाई जाती है। ओके, आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त 1947 के हिसाब से ही कुंडली की बनाई ही जाती है। हम देख सकते हैं उसको, या कुछ और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, उन सभी को हम कैलकुलेशन करके, या इसके अंदर हम न्यूमरोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट एक हमने इसको वो टाइम पीरियड है, इसमें काफ़ी सारी कुछ और भी चीज़ें ऐड करती की जाती है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम है कैसा रहेगा आगे। ओके। और अब आपको क्या लगता है कि अब 15 अगस्त के बाद ठीक मोदी जी का भी बर्थडे आता है 17 सितंबर को, तो समझना चाहती हूँ कि देश का भविष्य और भविष्य के साथ साथ पीएम मोदी जी की लीडरशिप, मोदी जी के, अभी मोदी जी बहुत ज़्यादा हर जगह से घिरे हुए हैं। चाहे आप कॉकरोच पार्टी का आंदोलन देख लीजिए, चाहे आप विपक्ष की तरफ से संसद में राहुल गांधी का जो एग्रेशन में सब कुछ देखने को मिला है ओवरऑल। और दो बहुत बड़े चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव यूपी का भी है, पंजाब का भी है, 27 में 2 अग्नि परीक्षा से गुजरना है। मोदी जी की वार्षिक कुंडली और उनकी ग्रह चाल समझा दीजिए आज। देखो मोदी जी हमेशा आगे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, उनका जो अभी जन्मदिन भी आ रहा है सितंबर में, और उनका जो अभी नेक्स्ट जन्मदिन रहेगा, उनके बाद से उनका जो समय पीरियड आएगा वो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी हम मान सकते हैं कि वो थोड़ा घिरे हुए हैं या उनके जो दबाव में चल रहे हैं, लेकिन वो दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को ये जस्ट भ्रम है, लोगों को लग रहा है कि समय आ गया मोदी जी के जाने का। नहीं 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 नहीं, ये भ्रम है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, और अभी इनके जो आप इनके 2000 सितंबर के बाद से उनको बहुत अच्छे अच्छे उनको डिसीजन लगे, बड़े वो बदलाव करेंगे, और उनके बहुत बड़े बड़े मतलब कि डिसीजन देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोदी जी पीछे हटने वालों में से है या वो कार्य नहीं कर रहे। उनके पास कहते हैं ना कि एक भगवान की एक वो संत महात्मा आदमी है, ठीक है। उनके पास आप ये मान के चलिए कि भगवान की दिव्य शक्तियां उनके साथ हैं। तो आज तक उन्होंने जो भी काम किया देश की भलाई, राष्ट्र हित में ही काम किए हैं जी। तो उनका आगे का जो कार्यकाल है वो भी अच्छा रहेगा, चीज़ें बहुत उनके फेवर में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई सितंबर के बाद से उनका कार्यकाल में कुछ कमी, हाँ अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, मेजर डिसीजन लेंगे वो, और बहुत अच्छे कार्य करने को देखने को मिलेंगे। आपने तो मोदी जी की कुंडली का हमेशा एक डीप एनालिसिस किया है, क्या कुछ उसमें कुछ नया आपने देखा है? क्योंकि हर एक एस्ट्रोलॉजर जब किसी की कुंडली देखता है तो उसमें कुछ ना कुछ बारीक से कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखता है जो उस कुंडली को खास बनाती है। जी, मैंने बताया ना कि सितंबर के बाद, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों में आपको 2 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, 2 बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर में? हाँ, राष्ट्र हित में 2 बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, और वो बहुत अच्छे राष्ट्र हित में होंगे। कुछ लोग उसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन वो राष्ट्र हित के लिए होंगे। इसके पीछे का आधार? इसके आधार कुछ ग्रह हैं, और कुछ उनका जीवन शैली उनकी ऐसी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होएगा मतलब। चलिए आप, लेकिन इन सब के बीच अपोजिशन का भविष्य किस तरफ देख रहे हैं आप? ऑपोजिशन में आप किसकी बात कर रहे हो? अगर मैं आज जानना चाहती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए अभी तो बड़े अटैकिंग मोड में हमें वो नजर आए। अब क्या लगता है आपको? देखिए राहुल गांधी के लिए हमेशा जब पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि उनकी कुंडली में राजयोग है ही नहीं, उनकी नियति में पॉलिटिक्स लिखा ही नहीं है, तो अभी भी वो पॉलिटिक्स में ही है। तो क्या कभी आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे? जो जितनी उम्मीदें कांग्रेस को उनसे हमेशा से रही है। बिल्कुल, देखो मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उनकी सोच, नेगेटिव सोच। अगर उनकी जगह आज कोई और आदमी होता, कोई भी इंसान होता, वो जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, तो वो 101% प्रधानमंत्री बन चुका होता।
ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि जो प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ है, 70 साल से उन्होंने राज किया है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी से वो आते हैं, इतने टाइम के बाद भी अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं तो इसका कहीं ना कहीं कारण उनकी सोच है। इसके पीछे ग्रह नक्षत्र नहीं है? कहते हैं ना कि इंसान को बनाने वाले तो ग्रह नक्षत्र भी हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इंसान की जीवन में योग तो होता है कि उसको जीवन में प्रधानमंत्री का योग है, लेकिन उनकी वो जो सोच है, उनके जो कर्म है ना, वो कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो चीज उनको मिलने वाली होती है वो नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा कभी भी राहुल गांधी जी को कि उनके पास सिर्फ, जहां भी आप देखोगे, कभी उन्होंने सिर्फ नेगेटिव उनकी सोच रही है, कभी उन्होंने पॉजिटिव, उन्होंने जब भी देखा सिर्फ मोदी जी की बुराई ही की है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी कोई समर्थक हूं या उनको सपोर्ट करता हूं, अपोजिशन में है, सवाल तो उठाएंगे नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। कि जो राहुल गांधी जी हैं, उनका कभी भी आप कहीं भी सुन लो, आप वो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हम मुझे देश के लिए करना है, ठीक है। वो कहीं भी जाएंगे सिर्फ मोदी जी की बुराई करेंगे। अगर उनको एक ही मैं राय देना चाहता हूं, अब तक जितना टाइम उन्होंने अपना समय बिताया, अगर वो देश के कार्यों के लिए करते या अच्छे कार्यों के कार्य करते तो शायद आज कहां से कहां, अगर हो सकता, प्रधानमंत्री भी बन जाते, ठीक है। देखो, कोई भी इंसान आज भारत का जो नागरिक है ना, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन वो राष्ट्र के साथ है, देश के साथ है। और जो पार्टी देश के साथ है ना, नागरिक भी उसके साथ है, ठीक है। राहुल गांधी जी के पास इतने सारे मौके उनको मिले थे, जब कोरोना का टाइम आया था, तो उस टाइम उनको देश में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो उसने इतना अच्छा बड़ा मौका था, लेकिन वो सिर्फ, उनका काम क्या था, वही नेगेटिव सोच कि बस मुझे मोदी जी की बुराई करनी है, बीजेपी की बुराई करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना सारा का सारा समय अपनी नेगेटिव सोच और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री की बुराई करने में लगाया। आपने कभी देखा होगा कि राहुल गांधी जी इतनी गालियां देते हैं मोदी जी को, ठीक है, लेकिन मोदी जी कभी भी उनकी बुराई या कभी भी उनको कभी उल्टा या कभी भी गलत शब्द से उनको उच्चारण नहीं करते, ठीक है। वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने राष्ट्र हित में ध्यान देते हैं, कहीं भी जाते हैं। और राहुल गांधी जी को आप देख लो, वो सिर्फ उनकी जो सोच है ना, उनकी आज ये जो कारण है ना कि वो कहीं किसी पद तक, चलो वो अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद तक जो उनका सपना है ना, इसका सबसे बड़ा कारण और एक ही है कि उनकी जो नेगेटिव सोच है ना, वो उनका कारण है। अगर वो अपनी सोच को चेंज कर लेते ना, तो मैं कह रहा हूं उनकी जगह कोई और भी इंसान होता, कोई भी इंसान होता XYZ, अगर अच्छे कार्य भी नहीं करते, या मान लीजिए कि अगर वो जो मोदी जी ने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, तो वो उनमें भी कहीं ना कहीं बुराई निकालते हैं, ठीक है ना। अभी मान लो कि देश के ये अपना सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है, उसमें भी उन्होंने सिर्फ कमी निकाल दी। तो कह रहे हैं कि वो उनका सिर्फ काम है ना, वो सिर्फ एक जो उनकी नेगेटिव थिंकिंग है ना, उनका वो कहीं ना कहीं उनका एक सबसे बड़ा कारण है कि आज वो प्रधानमंत्री के पद में या रेस में है ही नहीं है। क्योंकि कोई इंसान, किसी भी आप हमारे देश के किसी भी नागरिक को पूछोगे ना, तो शायद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि उनका जो विजन है ना, वो क्लियर नहीं है। उनका विजन सिर्फ एक ही है कि मुझे बुराई करनी है। अगर उनका विजन अगर देश के लिए आ जाएगा ना, तो शायद देश का नागरिक भी उनके साथ रहेगा। अच्छा, देखिए, अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि तो क्या प्रियंका गांधी दिखती हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे। सवाल ये बनता है कि अगर राहुल नहीं, प्रियंका नहीं, तो क्या इनके अलावा कोई एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी से उभर कर आ सकता है जो भविष्य में नजर आए कांग्रेस की तरफ से बड़े पद पर? देखो, मैंने बताया ना कि ऐसा अभी कोई चेहरा नहीं है, और उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हमारा टॉप लीडर्स, हमारे जो सबसे बड़े हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, जब उनकी सोच कुछ डिफरेंट होती है, तो उनके जो नीचे काम करने वाले इंसान होंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी वही मेल मिलाप उनके साथ में चलेगी। तो अगर ऊपर वाले जो अध्यक्ष साहब हैं, अगर वो अपनी सोच चेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिव सोच अगर नीचे वाले इंसान में आएगी, तो डेफिनेटली इंसान कोई ना कोई आगे आ सकता है। ये कांग्रेस का उदय काल समाप्त हो गया, मैं ये समझू क्या? अब देखो, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जिस हिसाब से टाइम चल रहा है कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये सोच चेंज करते हैं तो डेफिनेटली इनका अच्छा समय आ सकता है। अगर सोच यही रहेगी तो मुझे नहीं लगता, ये धीरे धीरे हर जगह इनका डाउनफॉल चलता रहेगा। अच्छा, देखिए, नकारात्मक सोच वाले तो अखिलेश यादव तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। अखिलेश यादव देखिए, पीढ़ी खड़ा कर दिया उन्होंने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, औरत, और
एक ही जो डेफिनेशन है बदलती जा रही है। इसमें पंडित भी कर दिया, पीडी पंडित करके। अभी हाल ही में जेंजी को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरी कोशिश है अखिलेश यादव की कि इस बार के 27 के चुनाव में जैसे तैसे खिलते कमल को किस तरह से उखाड़ फेंका जाए। अखिलेश यादव के बारे में कहना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। उनमें सबसे बड़ी जो मैंने देखा, उनका सारा कुछ अभी तक उनका एनालाइज किया, उनमें क्या है कि उनमें मैं अहंकार, ठीक है। जब उनको मुख्यमंत्री का पद मिला था, जब वो वहां के मुख्यमंत्री बने थे यूपी के, तब आप ये मान के चलिए कि उनमें एक अहंकार, एक मैं आ गया था। और उन्होंने जो उसी का रीजन है आज उनका जो पतन हुआ है ना, कि उनकी पार्टी में जितने उनको मतलब एक जिस हिसाब से उनकी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए या जिस पोजीशन पे होना चाहिए वो नहीं, क्यों नहीं हो पा रही है। उनका जो अहंकार है, मैं है, क्योंकि वो जब एक इंसान अपने परिवार को ही जोड़ के नहीं रख सकता, वो अपने राज्य को क्या रखेगा, ठीक है ना। तो एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है। अखिलेश यादव जी ठीक अपनी जगह काम कर रहे होंगे देश में, लेकिन उनमें जो पहला अहंकार या उनका मैं था ना, वो उनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबक बना है। और अभी चलो वो ठीक है, लोगों को, युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस पोजीशन तक आने के लिए। तो कोई ऐसा ग्रह तो होगा जो उन्हें आगे की तरफ लेके जा रहा है, उनकी कुंडली में मौजूद। हाँ है, उनके ग्रह हैं, उनके 2-3 ग्रह कुछ ऐसे हैं कि अभी वो थोड़ा सा अभी मतलब सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ खींचना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, या राज्य की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उस कार्य में वो लगे हुए हैं, लगे जरूर हैं, लेकिन टाइम लगेगा उनको वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जो उन्होंने किया है ना पीछे, वो थोड़ा सा उसको भरपाई करने में समय जरूर लगेगा। यानी कि आपकी बातों से लग रहा है कि कर्मा बैक होता है। तो अब क्या मैं समझूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक इस बार लगा के रहेंगे 27 में? देखो उनकी कुंडली के हिसाब से देखे ना, तो उनका जीत की हैट्रिक का चांस नहीं था योगी जी का। हाँ, लेकिन मैं बता दूं ना, कहते ना कि कई बार कुछ कर्म ऐसे होते हैं, ठीक है, कर्म हमारे ऐसे होते हैं, कार्य हमारे ऐसे होते हैं, जिनके द्वारा हमें जो चीज नहीं मिलने वाली होती है ना, वो भी मिल जाती है, ठीक है। आपने ऋषि मार्कंडेय का नाम सुना होगा। उनकी जीवन की आयु सिर्फ 16 साल की थी, ठीक है, लेकिन आज उनकी आयु पूरी चिरंजीवी है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने भक्ति साधना से, कहता ना, एक अपने काल को भी टाल दिया। तो मैं इसका कहने का मतलब ये है कि योगी जी के जीवन में जो योग था कि उनका दो बारी ही वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अभी जो तीसरी बारी है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि उनकी जो एक उन्होंने लोगों के प्रति जो कार्य किए हैं, एक उनके जो कर्म हैं, ठीक है, उनकी जो एक भावना है, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है ना, देश के लिए किया है, राज्य के लिए किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उनके आज वो कर्म का जो फल है उनको मिलेगा, और वो तीसरी बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री के पद पे ग्रहण करेंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरी के बाद चौथी बार भी डन है। देखो वो नीचे नहीं जाएंगे, अजय वाला योग है, हाँ, अजय रहने का मिशन। बिल्कुल, वो कहते ना नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से नीचे नहीं होंगे कभी। ओके। हाँ, ये नहीं है कि हाँ कि चौथी बार मुख्यमंत्री ही बनेंगे, हो सकता है चौथी बार प्रधानमंत्री बन जाए वो, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका जो कर्म है, उनकी जो देश के लिए भक्ति है, देश के लिए उनका जो साधना है, वो उनको जरूर उनको फल दे रही है, और वो जीवन में अपने आगे जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने, आपको पता है कि योगी जी निस्वार्थ भावना से देश की सेवा कर रहे हैं। आपको पता है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, पूरा देश जानता है कि वो पूरे निस्वार्थ भावना से देश की भलाई, राज्य की भलाई, पूरा दिन रात लगे होते हैं। तो यही कारण है कि लोग भी यही चाहते हैं, और ये समझ लो कि हमारे जो भगवान शिव जी हैं, महाकाल जी, वो भी यही चाहते हैं कि वो देश की सेवा में लगे रहें इसी तरीके से। उनके जीवन का कितना एक लंबा समय आपको लग रहा है कि राजनीति में देखने को मिलेगा? कितने वर्ष? देखिए अभी तीसरा टेन्योर के लिए फिर से लड़ेंगे, 10 साल अब उन्हें हो जाएंगे यूपी की सत्ता में। आगे भविष्य में एक कितनी लंबी पारी आपको लग रही है? देखो उनकी पॉलिटिक्स में जो पारी है वो चलती रहेगी। कितने सालों की? वो जब तक वो खुद अपने हाथों से बोलेंगे कि भाई मैं जितना कार्य था, जितनी सेवा भगवान ने मुझे दी थी, मैं कर चुका हूं, अब मैं अपने स्थान पे जाना चाहता हूं। मतलब वो भी खुद से?
खुद से बोलेंगे वो, ओके। क्योंकि जब वो खुद चाहेंगे ना तभी वो इन चीजों को छोड़ेंगे। बाकी उनको कोई हटाने वाला या उनको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनको भाई यहाँ से निकालने वाला नहीं है। अच्छा मुझे बताइए ना, अब मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ। योगी जी के लिए कहा जाता है कि उनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब आरोप है, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की खबरें चली कि जब 24 का इलेक्शन हुआ तो यूपी की कई सीटें भाजपा ने हारी। इसके पीछे का कारण बताया कि योगी जी को उतना फ्री हैंड नहीं दिया और ऊपर से आला कमान की तरफ से चीज़ें सेट हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राम मंदिर मामला भी जब उठा घोटाले वाला, तो उसमें भी लगा कि वहाँ पे भी केंद्र की सरकार का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, योगी जी का नहीं रहा था। होता तो नहीं होता इतना बड़ा घोटाला। अब क्यों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केंद्र योगी जी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन योगी जी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने हिसाब से चलने वाले, वो किसी के अधीन रहकर काम नहीं करते। हाँ देखो, योगी जी बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि वो एक स्पष्टवादी, हाँ, किसी के अधीन रहने वाली क्षमता हाँ, नहीं है और किसी के अंडर काम करके झुक के काम करने योगी वाली। संत आदमी है। तो इसके ठीक है, पीछे का कारण उनकी कुंडली में कुछ ऐसा। हाँ मैंने बताया ना कि वो एक निस्वार्थ योगी संत महात्मा आदमी है। उनको मतलब किसी चीज का प्रबोधन, ठीक है ना, किसी चीज का जैसे होता है इंसान को कुछ ना कुछ होता है कि हमें किसी चीज का लालच या किसी चीज का, उनको वो नहीं है। ठीक है, उनका कार्य है कि हमें सिर्फ देश की भलाई, राज्य की भलाई करनी है। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहे किसी के अगेंस्ट भी जाना क्यों ना पड़े, किसके लिए कुछ बोलना क्यों ना पड़े, चाहे वो मेरे ही पार्टी का इंसान क्यों ना हो, तो वो इंसान करेगा, क्योंकि उसको किसी चीज का डर नहीं है। क्योंकि योगी जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो वो जो भी है साफ स्पष्टवादी है कि मुझे ये करना है तो करना है। वो किसी को मतलब वो दिखावा नहीं करते कि मुझे हाँ ये दिखावा करना है किसी को, कि मैं ये दिखावा करूंगा तो किसी को अच्छा लगेगा और मेरे लिए वो तालियां मारेंगे या मुझे प्रशंसा करेंगे, तो उस चीज की उनको जरूरत नहीं है। वो करेंगे, साफ स्पष्ट करेंगे मुझे ये करना है तो करना है। वो कोई नेगेटिव कार्य नहीं करेंगे, जो भी करेंगे पॉजिटिव ही करेंगे, लेकिन सबके सामने करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। अच्छा देखिए, मोदी जी के आगे हमेशा योगी जी को ही रखा जाता है, कोई और नेता क्यों नहीं, कोई और मुख्यमंत्री क्यों नहीं। या मोदी और योगी जी की कुंडली में आपस में कुछ ऐसा कनेक्शन है। एक पिक्चर आपने एक वायरल होती जरूर देखी होगी जिसमें मोदी जी योगी जी का कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ दोनों की कुंडली में कुछ ऐसा है जो एक दूसरे की तरफ खींचता है। देखो, मोदी जी और योगी जी में सबसे बड़ा कनेक्शन क्या है कि एक उनके जो विचार है आपस में वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और जो दोनों की जो प्रवृत्ति है, दोनों की सेम, मान लीजिए कि दोनों एक संत प्रवृत्ति के इंसान हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें राष्ट्र, ओनली राष्ट्र और देश की भलाई के लिए कार्य करना है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों की जो कार्यशैली है सेम है। दोनों निडर होकर कार्य करते हैं कि उनको ये नहीं लगता कि अब आप देख रहे हो काफी पार्टियों में लोग होते हैं कि हमने अगर ये डिसीजन लिया तो हमारे दो लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मोदी और योगी जी ऐसा कभी नहीं सोचते। वो जब डिसीजन लेते हैं ना तो वो किसी को कौन अच्छा सोचता है कौन बुरा सोचता है वो इस चीज की परवाह नहीं करते। तो यही चीज है कि दोनों में कॉमन है कि उनमें डिसीजन जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो लेते हैं डिसीजन तो वो कभी पीछे नहीं हटते। भाजपा का इतिहास रहा है मौके पर चौका मारना और किसी नए चेहरे को उतारना। देखिए कोई भी चुनाव हो, चुनाव जीत जाती है, मुख्यमंत्री चेहरा जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं करता है उसे मुख्यमंत्री बना देती है। जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मोदी जी के बाद क्या आपको लगता है कि भाजपा की तरफ से किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, महिला उम्मीदवार प्रधानमंत्री तौर पे उतर सकती हैं? एक लंबा समय हो गया है बतौर महिला प्रधानमंत्री के तौर पे देश को नहीं, इंदिरा जी के बाद कहाँ मिल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मैं कहूंगा कि इसमें हो सकता है आज कि सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी, अब पता चले कि मोदी जी के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री बन जाए, कोई महिला नेता। देखो 70% चांस है कि योगी जी के ही है। ओके 70%, 100 में 70% मान के चलो योगी जी ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री रहेंगे। बाकी 30% आप मान के चलो कि कोई मोदी जी को ऐसा डिसीजन ले ले या पार्टी को ऐसा डिसीजन ले ले कि किसी महिला को भी बना सकते हैं। जी। हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको पता है कि भाजपा कभी भी कोई चौंकाने वाला कार्य कर देती है। करण जी देखिए, आप पिछले 22-23 सालों से ज्योतिष कर रहे हैं और आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स तो बाहर के ही हैं, आप बाहर भी जाते हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि
मैं हमेशा 2014 का समय इसलिए लेती हूँ क्योंकि 2014 से जैसे मोदी सरकार आई तो लोगों के मन में आया कि हिंदुत्व की सरकार है। 14 से पहले का समय और 14 के बाद का समय, क्या फ़र्क लगा जब आप पहले बाहर जाते थे, क्लाइंट जो भी होते थे, अब बाहर जाते हैं, सनातन के प्रति लोगों के मन में किस तरह का चीज़ें बढ़ी हैं या युवाओं में कम दिखा? मैं कविता जी देखो, बहुत सारा चेंजेस आ गया, टोटली चेंज हुआ हर फील्ड में। हर ज्योतिष की फील्ड में लोगों का विश्वास बढ़ा है बाहर? बिल्कुल बड़ा है। आप मान के चलिए कि पिछले लास्ट 5 ईयर में तो लोगों का जो ज्योतिष के प्रति आध्यात्मिक, आप देख रहे हो कि आजकल आप में मंदिरों में आज अभी सावन का मन चल रहा है, ठीक है। आप हरिद्वार में, आज से पहले आप देखा होगा आपने कि पिछले आप 2010 और 15 के बीच में देखा होगा कि इतना माहौल नहीं होता था। अभी प्रयागराज महाकुंभ का भी आपने देखा, कितना लोगों में एक भक्ति भावना, कितनी आस्था कितनी बढ़ी है। बिल्कुल। ठीक है, पहले आप देखते थे कि मंदिरों का खुलने का समय, मंदिरों में लोग सुबह बहुत कम लोग जाते, आज आप जाके देखो सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। ठीक है, तो काफी सारी चेंजेस आई है हर फील्ड में, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में, हर फील्ड में। मतलब आप ये मान के चलो कि आप हम कहीं जाते हैं, हमने कहीं भी जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में कितना समय लगता था, आजकल रोडें इतनी अच्छी बन गई है, इंसान कहीं भी निडर होके घूम सकता है। पहले हम जाते थे कि यूपी का नाम सुनते लोगों के मन में एक डर होता था कि नहीं उस तरह हमने जाने नहीं है। परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन से ही लोग आज कहां से कहां पहुंच रहे, और देश भी। लेकिन जो पश्चिम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, यूरोप है, अमेरिका है, जो बाहर की कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या उनकी दिलचस्पी, उनका विश्वास बढ़ा है ज्योतिष के प्रति? बिल्कुल बढ़ा है। हमारे पास आप बिल्कुल आते हैं। आप ये मान के चलिए जितने क्लाइंट हमारे हिंदुज़म से आते हैं उतने हमारे ईसाई क्रिश्चियन क्लाइंट्स भी आते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में वो ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा इसमें चेंजेस हुआ है। वैसे मेले तो ये, मतलब आपकी बातें थोड़ा सा मेले आश्चर्यजनक है क्योंकि देखो इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा उनमें नहीं मानी गई, और आप कह रहे हैं कि वो लोग भी आपके पास आते हैं अपना भविष्य दिखाने, कुंडली दिखाने। बिल्कुल आते हैं। देखो भगवान ने तो एक इंसान बनाया ना, रिलीजन तो हमने डिफाइन कर लिया कि कौन है हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन, भगवान तो एक है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमने डिफाइन किया है। जो स्टार होते हैं, जो ग्रह होते हैं हमारे, वो सब पे काम करते हैं, वो सब पे वर्क करते तो हैं। मैं समझू कि अभी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अगर मोदी जी के लिए जैसा काम करे वैसा ट्रम्प के लिए भी काम करते होंगे। सब पे काम करते हैं, सब पे होते हैं, सब पे इफेक्ट होता है। ग्रह ये थोड़ी देखते हैं अच्छा ये इनका इसका रिलीजन डिफरेंट है तो इस पे हमारा वर्क नहीं करेगा। भगवान ने तो एक दुनिया बनाई है, स्टार जो हमारे सितारे हैं वो काम करेंगे सभी पे। वर्ल्ड के जो ग्लोबल लीडर्स हैं बड़े बड़े, जैसे ट्रम्प हो गए या जितने भी हो गए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो गए, क्या ये लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे? क्यों नहीं करते, मानते हैं, 100% मानते हैं, सब लोग मानते हैं। आप मान के जाइए, अफ्रीका की साइड जाइए, ठीक है, वहां पे इतने बड़े बड़े आप जो करते हैं ये ब्लैक वाले, ब्लैक मैजिक के लोग करते हैं, जो ब्लैक लोग होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और मानते हैं। क्रिश्चियन लोग भी बहुत इसमें बिलीव करते हैं। लेकिन देखो हर कोई इंसान सामने नहीं आना चाहता, सब अपना अपना देखते हैं कि हमें क्या करना है, किसी को, हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इस वजह से वो सबके सामने नहीं आते, लेकिन मानते सभी हैं। ओके, चलिए अब कुछ हटके सवाल किए जाएं। अब मैं लोगों की व्यक्तिगत रूप से लव रिलेशनशिप से बात करना चाहूंगी क्योंकि अब जैसे कि आपने बताया ना कि 80% लोग अपने रिश्तों को लेकर आपके पास आते हैं। जी। समझना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि आज की डेट में लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं? जी, इसके पीछे का कुंडली किस तरह से क्या मैटर करती है? देखो इसके पीछे सबसे बड़े कारण हमारे ग्रह होते हैं। ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं कि देखो कई बार क्या होता है कि लोग मैरिज, जैसे अरेंज मैरिज की कुंडली नहीं मिलाते हैं। ठीक है, कई बार किसी का मंगलिक होता है, एक मंगलिक नॉन मंगलिक से मैरिज कर लेता है, तो कहीं ना कहीं साल 2 साल बाद दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बात ये चीजें हैं क्या, मांगलिक और नॉन मांगलिक वाला? हाँ होता है, डेफिनेटली होता है, 100, ये तो क्यों नहीं होता। अच्छा, क्यों कहा जाता है कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्या है? देखो उनके मंगलिक और नॉन मंगलिक का जो होता है ना, मंगल का जो प्रभाव होता है, मंगल का जो प्रभाव होता है ना हमारे दाम्पत्य जीवन पे करता है, वैवाहिक जीवन पे। अगर एक इंसान मंगलिक है और एक नॉन मंगलिक है, अगर उनकी मैरिज होती है ना तो उनके जीवन में
विचारों में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है, आगे चल के उनको संतान सुख में देरी आने शुरू हो जाती है, कुछ टाइम भी बात उनमें ट्रस्ट का इशू होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन में खटपट होने सोनी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो मंगलिक और नॉन मंगलिक की मैरिज होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जो लव मैरिज करते हैं कि पंडित जी हमने तो लव मैरिज किया, हमने देखा नहीं कि ये मंगलिक है कि नॉन मंगलिक है, बाद में पता चल रहा है। हाँ बाद में पता चल रहा है। तो उस केस में क्या है ना कि हम देखते हैं, चेक करते हैं कि उनका मंगल कितना प्रभाव है, उनके कुछ उपाय होते हैं जो उनको बताए जाते हैं कि आप इनके उपाय करो, उन ग्रहों की शांति को, हम ग्रह को चेंज नहीं कर सकते लेकिन उनके उपायों के द्वारा हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, वो आप ये मान के चलिए कि 90-95% उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो वो चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है ना कि ग्रह भी हमारे अच्छे होते हैं फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, किसी वही कुंडली भी मिलाई थी पंडित जी हमने, तो सब कुछ अच्छा था, सारी चीजें ठीक थी, लव मैरिज भी हुई है, सब कुछ परफेक्ट है और आज बन नहीं रही है। और बन नहीं रही है। और अब इनकी मैरिज को भी आप मानोगे नहीं कि साल साल बाद के हमारे पास केस आने कि लव मैरिज की है और बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। जब हमने उनका चेक किया कि पंडित जी हमने कि मेरे कुंडली वगैरह मिलाई, सब कुछ देखा, तो उनका रीजन क्या होता है ना कि कई बार कुछ हमारे घर परिवार के ऊपर नेगेटिव एनर्जी या नजर दोष, जैसे कि नजर, किसी घर के नजर लग जाती है तो कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नजर दोष का प्रभाव होता है। तो रिश्ते पर भी नजर लग सकती है। बिल्कुल, नजर तो ऐसी चीज है वो किसी पे भी लग सकती है। ठीक है ना, नजर का कुछ ऐसा नहीं होता कि वो हमारे किसी वैसे कोई स्पेशल चीज पे लगे, नजर हमारे रिश्ते, परिवार, बच्चे पे, घर पे, किसी पे भी लग सकती है। तो उनकी वजह से भी हमारे घर परिवार में प्रॉब्लम्स आना तो ये कैसे जाना जाए, इसकी क्या पहचान है, क्या लक्षण है कि ये मालूम हो पाए कि हाँ भाई पति पत्नी के रिश्ते पर नजर लगी हुई है किसी तीसरे की? देखो, नजर का हम ऐसा है कि कुंडली से पता नहीं लग सकता। ठीक है, ये नजर होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, किसी का किया कराया होगा, ये सारी चीजें जो होती ना हम कुंडली से नहीं पता कर सकते। अच्छा। इसके लिए हमें देखना पड़ता है। ठीक है, और हमें चेक करना पड़ता है कि भाई ये चीजें कैसे हो रही है। मैं आपको एक अपने क्लाइंट की एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, हमारे बाहर के ही क्लाइंट थे, तो उनका मेरे पास फोन आया कि पंडित जी आप चेक कीजिए, हमारे बारे में देखिए कि भाई क्या इशू चल रहा है कि हमारे घर परिवार पे। जब मैंने उनका देखा, चेक किया कि मेरे को आपके ग्रह वगैरह तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस वगैरह सारा कुछ ठीक है, कहा पंडित जी सब कुछ ठीक है, कुछ हमारे है ना अभी कुछ टाइम पीरियड से कुछ चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई है, तो आपके हमारे लिए नवग्रह की पूजा कर दो। मेरे को जरूरत नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ। जब मैंने की, मैंने बोला कि चलो ठीक है हमें कर देता हूँ, तो मैंने कर दी। लेकिन उनको नवग्रह की पूजा से वगैरह से कुछ उनको राहत नहीं मिली, उनकी प्रॉब्लम डे बाई डे इंक्रीज होती रही। तो जब मैंने उनको चेक किया, देखा कि आप अपने घर की सभी की मुझे फोटो में वगैरह सब मुझे सेंड कीजिए, अपने घर का जहाँ की आपकी लोकेशन है, एड्रेस वगैरह, तो उन्होंने सेंड किया। देखा, जब मैंने देखा कि उनके घर के ऊपर कोई नेगेटिव या नज़र दोष का प्रभाव, जब उनको मैंने बताया कि आपके घर के ऊपर तुमको कुछ नज़र या नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसा प्रभाव है, कुछ किया करा, तो वो कह रहा पंडित जी हमारे यहाँ तो कोई कुछ क्या करेगा, हम इन चीज़ों को मानते नहीं है। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई, देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप पहले ध्यान दीजिए। आपके घर में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी दिक्कत आ रही है, मतलब विचारों में डिफरेंस आना शुरू है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहा हाँ जी पंडित जी। बच्चे आपके गलत रास्ते में, जो आपके इतने संस्कारी बच्चे थे गलत रास्ते में जा रहे हैं, का वो भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। और दूसरा मेरे को आपके हेल्थ वाइज भी कुछ इशू होने रहे हैं। तो जो नज़र का जो प्रभाव होता है ना, इंसान को ऐसा नहीं होता कि हमारा एक कार्य में होएगा, वो इंसान को चारों तरफ से घेरती है। और ये एक ऐसी चीज होती है जैसे एक लकड़ में दिमक लगता है ना, कि उसको अंदर से धीरे खोखला करता है, उसी हिसाब से नजर होती है कि हमें लगेगा कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, सभी को बाहर से जो लोग देखेंगे भाई इनका परिवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनको पता नहीं कि वो अंदर से कैसी चीजें फेस कर रहे हैं। उसी हिसाब से नजर होती है कि इंसान को पता नहीं चलता कि हमारे घर परिवार के ऊपर कैसी चीज का प्रभाव हो रखा है। तो जब मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा चीज़ है, तो उनको हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे घर परिवार के ऊपर कोई नज़र या कुछ किया कराए का प्रभाव है। तो मैंने कुछ उनको उपाय बताए, उन्होंने किए। उसमें टाइम जरूर लगा, कम से कम 27 दिन का समय लगा उनको, लेकिन हाँ उनके करने के बाद धीरे धीरे उनकी जो गाड़ी ट्रैक से हट गई थी, फिर से वो पटरी पे आ गई। और मतलब उनका जो परिवार था, जो बच्चे कहने से बाहर हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, या जो बिजनेस, या जो उनके हेल्थ वाइज, वो चीज़ें आपस में ठीक होना शुरू हो गई। तो आज आप ये बता के जाइए, देखिए उपचार तो उपाय तो आप ही बताते हैं जो भी आपके पास आता है, लेकिन
रिश्ते पे बुरी नजर ना लगे, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, इसके लिए हमें दो तीन उपाय होते हैं। एक तो हमारे घर के एंट्रेंस पे आप ओम या स्वास्तिक का निशान लगाए, ठीक है। उससे हमारे घर पे पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी एंट्रेंस नहीं करती। जी। दूसरा, अगर हम अपने घर के ऊपर, जैसे होता है ना, नया घर बनाया तो एक नजर बट्टू लगाते हैं, तो वो जरूर लगाए। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि नजर के लिए किसी कोई इंसान हमारे घर के ऊपर कुछ करके जाएगा, वो नहीं होता। नजर होती है एक जेलसी स्वभाव के कारण भी, Yes. ठीक है। कि हमारे घर के ऊपर कोई इंसान आया कि ठीक है, वो हमारे घर की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मन में जो विचार है, उसकी जो भावना अंदर की, वो कैसी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव नजर में परिवर्तन हो जाती है। तो वो चीजें होती हैं। तीसरा, एक चीज और इसका उपाय कर सकते हो कि आपको लगता है कि आपके घर परिवार के ऊपर कोई नजर लगी हुई है, तो एक है ना, तांबे के लोटे में जल लेना है अपने, ठीक है। उसमें आपने 2-3 बूंदे डालनी है गंगा जल की, और उसको आपने रखना है रात को अपने, जहां पे आपने मंदिर बनाया हुआ है, अच्छा। मंदिर में आपने उस तांबे को, जो लोटे को वहां पे रख देना, उसमें गंगा जल डाल के। सुबह उठ के आपने अपने घर का जो मेन एंट्रेंस है, दोनों तरफ उस जल का छिड़काव कर देना। ओके। जिससे क्या है ना, अगर आपके घर के ऊपर कोई नेगेटिव या नजर दोष का प्रभाव होएगा, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो तांबे के में जो आप जल रखा है गंगा जल डाल के, कि उसे ढक के रखना है या खुला रखना है? खुला रख सकते हो आप, हाँ, खुला। ढकने की जरूरत नहीं। ढकने की जरूरत नहीं है उसको। उससे क्या है कि आपको जीवन में जो नेगेटिव एनर्जी या नजर दोष का प्रभाव है, उससे राहत मिलेगी। चलिए, ये तो आपने बताया कि किस प्रकार से अगर रिश्ते पे नज़र लग जाए तो उसके लिए भी क्या सावधानियां होती हैं। बिल्कुल। अब आपसे समझना है कि रिश्तों को लेकर बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने कहा ना कि कुंडली से नहीं देखते, आप वैसे बताते हैं तांत्रिक रूप से, लेकिन कभी कभार बच्चे के मामले में नज़र लग जाए तो उससे कैसे बचा जाए? आज हर किसी के एक समस्या ये भी है। हाँ हाँ, नहीं, बहुत है। बच्चों वाली तो सबसे ज्यादा है आजकल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास जैसे ज्यादातर बच्चे का स्टेटस लगा दिया अपने स्टेटस पे, बच्चा अच्छा बना दिया तो लोग बड़ा प्यारा बच्चा है, उसी हाँ बच्चे की हाँ, तरफ मैं बताता हूँ। देखो, जब बच्चा एक जन्म लेता है तो उसके माँ काला टीका क्यों लगाती है? इसीलिए लगाती है कि उसको नजर ना लगे। और आज के टाइम में हमारे पास ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसे मान लो ये लव रिलेशनशिप के तो आ ही रहे हैं, मैरिटल लाइफ के। उसके साथ में आज का सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे बच्चे कहने से भी बाहर हो रहे हैं, ओके। ठीक है। वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, बच्चे पे नजर लगती है तो उसकी बुद्धि खराब होती है, और बुद्धि खराब होती है तो वो कार्य करेगा जो नेगेटिव होएगा। उसकी संगत ऐसा, उसका सर्कल ऐसा होएगा, जो बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे होंगे, या गलत कार्य में कर रहे होंगे, या नशे में पड़ रहे होंगे, या माता पिता की बातें नहीं मानना, तो ऐसी चीजों में पड़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चों के लिए क्या है कि उनको आप या तो उनके गले में, ठीक है, काला धागा पहना सकते हो, उनके हाथ में पहना सकते हो, ठीक है। तो उससे एक नजर का बचाव किया जा तो सकता है। अभिमंत्रित करना पड़ेगा धागे को? बिल्कुल, वो अभिमंत्रित करके ही पहनाया जाता है। वो अगर आप जैसे मान लो कहीं दूर हो, तो अपने आसपास के कहीं मंदिर में जाके आप किसी अच्छे पंडित को बोल के, और वो जो धागा पहनना वो बुधवार और शनिवार को ही पहनना है। ये नजर का जो धागा रहेगा वो बुधवार और शनिवार के दिन ही पहना जाता है, उसके अलावा किसी दिन और नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है हर इंसान की ज़िंदगी में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उसकी वेल्थ, धन धान्य, पैसा। जी। तो पैसा ज़िंदगी में टिके, मतलब मैं पहले मुझे कुंडली के रूप में, मतलब एक एस्ट्रोलॉजी के तौर जी। बताइए कि कुंडली में किस ग्रह को देखा जाता है, कि कौन सा ग्रह है जिसे देखा जाता है कि हाँ, इस कुंडली में मौजूद ये ग्रह दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति हमेशा धनवान रहेगा, इस पे पैसा टिकेगा। उसके लिए देखो, हमें कुंडली का दूसरा भाव वो होता है हमारा धन का भाव, ओके। ठीक है। कुंडली का 9वां भाव वो होता है हमारा भाग्य का और धर्म का। 10वां भाव हमारा कर्म का, और 11वां हमारा लाभ का। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके जीवन में कभी किसी तरीके की धन का अभाव ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कुंडली का जो दूसरा घर है हमारा धन का भाव, धन भाव को मजबूत करने के लिए इंसान को माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद चीजें दान करनी चाहिए, ठीक है, जिससे उसका धन भाव मजबूत होगा। इसी हिसाब से कुंडली का 9वां भाव क्या है? हमारा भाग्य स्थान। अगर कहते ना इंसान मेहनत तो कर रहा है
लेकिन उसका भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी है। हाँ, कर्म तो कर रहा है लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा। तो भाग्य कब उदय होएगा? जब वो अपने धर्म के भाव को मजबूत करेगा। अगर वो जितना मंदिर कहीं भी जाता है, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाता है, दान पुण्य करता है, तो उसका भाग्य उज्जवल होएगा, भाग्य उसका बलवान होएगा। इससे हमारा नवम भाव उच्च होएगा। इसी हिसाब से कुंडली में दसम भाव, दसम हमारा हो गया कर्म का। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। कर्म कैसे अच्छे होंगे? अगर मान लीजिए आपका धन भाव भी अच्छा है, आपका भाग्य भी आपका अच्छा है, लेकिन आप कर्म क्या कर रहे हैं कि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हो, उनको दुख तकलीफ देख रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं आपका कर्म आपका डाउन जा रहा है। कर्म आपको डाउन जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आर्थिक तंगियां भी आएंगी। तो आपके आपके कर्म भाव को आपको मजबूत करना है तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। जो गरीब लोग हैं उनका ऐसा नहीं कि उनकी आप बहुत उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए कुछ उनकी सहायता कर दीजिए, जिससे उनका आपका कर्म आपका मजबूत हो गया। इसी स्थान से हमारा लाभ का घर है। लाभ का स्थान हमारा मजबूत कैसा होएगा? लाभ का स्थान मजबूत ऐसा है कि आप कहीं अच्छे कार्य, दान पुण्य, गौशाला में कहीं दान पुण्य करते हैं, आपके जो लाभ हो रहा है, आपके पैसे से जो लाभ हो रहा है, आप धार्मिक कार्यों में लाभ में लगा रहे हो, तो उससे लाभ का स्थान अच्छा आपका बढ़ेगा। इसलिए ये 4 घर अगर आपने मजबूत कर लिए, 4 घर आपने मजबूत कर लिए ना, तो आपके जीवन में धन संबंधी, आर्थिक संबंधी आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दर्शक हमारे समझ चुके हैं कि किस प्रकार से आप धन की प्राप्ति और धन टिका रहे इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब इसी कड़ी में सबसे बड़ा सवाल ये है वशीकरण का। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट में, हमारे पॉडकास्ट में भी कई तांत्रिक आते हैं, बताते हैं कि ये टोटका है, इसे आप घर बैठे कर लीजिए तो सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो क्या ये वशीकरण से जुड़े टोटके काम करते हैं? उपाय तो चलिए मैं मानती हूँ कि आप ज्योतिष लोग कुंडली में भाव को देख के उपाय बताते हैं, ग्रहों से संबंधित होता है, समझ आता है, लेकिन वशीकरण से जुड़े टोटके, क्या ये सच है? ये सरासर गलत है। वशीकरण के टोटके कभी ना तो होते हैं ना कभी सफल होंगे। जो भी लोग करते हैं ना कि ये टोटका कर लीजिए ये वशीकरण हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना पैसा और अपना समय वेस्ट कर रहे हो। वशीकरण टोटके कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वशीकरण का जो किया जाता है ना, वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो वहां पे जो टोटका आप बता रहे हो ना, टोटके ऐसा नहीं काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन हम ग्रह के लिए जो टोटके करते हैं वहां पे काम करेंगे। किसी और कार्य के लिए कर सकते हैं टोटके उपाय, लेकिन वशीकरण के लिए आपने आजमाया, कोई टोटका किया है, तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। यहां पे आपका समय और पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं। और अगर कोई व्यक्ति इन टोटकों को करता है तो क्या उसको नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, इसका नेगेटिव इफेक्ट होएगा। अगर कोई भी इंसान, अगर ये जो वशीकरण के आजकल आप देख रहे हो रील्स में, वीडियोस में, कि आप ये टोटका कर लीजिए 24 घंटे में आ जाएगा, ये टोटका कर लीजिए 5 घंटे में आ जाएगा। अगर आप ये टोटके यूज कर रहे हो ना, तो वो चीजें आपके जीवन पे नेगेटिव इफेक्ट कर रही है, उनका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका कोई भी जो काम आप करना चाह रहे हो ना, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और मैं आपको एक, अगर आप लोगों को मैं बताना भी चाहता हूं कि आज तक जिन लोगों ने टोटके अपनाए हैं या किए हैं, जिनके अगर सफल हुए हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बता भी सकते हो। जिनके नहीं भी हुए हैं वो भी हमें बता सकते हो कि हमने किया, हमारा नहीं हुआ है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं 100 में से 100 किसी का भी टोटका सफल नहीं हुआ आज तक। क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं कि पंडित जी उनका टोटका हमने किया था, 10 दिन से हम कर रहे हैं, हमें तो होने के बजाय हमारा नेगेटिव हो रहा है। जब मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, ऐसी चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो वशीकरण टोटकों को लेकर ये आपका दृष्टिकोण है और इस पे लोग, दृष्टिकोण नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई वशीकरण टोटका काम कर दे तो मैं अपना जो काम है ना एस्ट्रोलॉजी का, वो छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। बिल्कुल। देखो, ये चीज ऐसे संभव नहीं है। वशीकरण को लोगों ने मजाक बना रखा है। वशीकरण कोई ऐसे कोई छोटी मोटी विद्या थोड़ी है, ये प्राचीन विद्या है। इसका वर्क ऐसे थोड़ी है कि आप ये करो जी, आपके कोई भी आपके वश में हो जाएगा। वशीकरण ऐसी चीज थोड़ी है कि आप किसी को भी चाहो, आप, मैं यहाँ पे बैठा हूं कि हाँ मैं वशीकरण कर दूं, आपको अपने कंट्रोल में कर लूंगा, तो ये चीजें थोड़ी होती है। ये विद्या कोई भी सीख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये विद्या सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलो, ये प्राचीन विद्या थी, ठीक है। और ये विद्या हमारे जो संत महात्मा, जो लोग थे पहले, संत महात्मा होते थे, बड़ी साधना के बाद में ये विद्या
उनको मिलती थी। और आज के टाइम में आप ये मान के चलिए कि सिर्फ ये 2 या 3% लोगों के पास है। आज आप देख रहे होंगे कि लोग 20-20, 22-22 साल के लोग पॉडकास्ट में बैठते हैं, रील्स बनाते हैं, मैं वसीकरण स्पेशलिस्ट हूं जी, मैं 24 घंटे में कर दूंगा। तो वो सिर्फ वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और वसीकरण की जो विद्या है ना, इसका जो प्रभाव है ना, जैसे जैसे समय जा रहा है ना, वो उसी धीरे धीरे वो कम भी होता जा रहा है। इसलिए वसीकरण हर किसी पे नहीं किया जा सकता। वसीकरण का कार्य सिर्फ 2-3 जगह ही इसको हम यूज कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को सुधार करने के लिए, किसी की रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या हमारा कोई बेटा या बेटी किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी चलते इंसान को बोल दोगे भैया इसका वसीकरण कर दो, ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो चीजें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो ना कभी होगी ना कभी हो सकती है। तो ये लोगों को मेरा बताने का यही मकसद है कि लोग गुमराह होने से बचें। तो ये थे मेरे साथ करण शर्मा जी, जाने माने ज्योतिषी, जिनसे हमने समझने की कोशिश की कि ज्योतिष क्या कहता है और ज्योतिष के चश्मे से आने वाला देश का भविष्य, खासकर पीएम मोदी जी की वार्षिक कुंडली पर आधारित जो इनकी भविष्यवाणियां है वो कितनी सत्यता की कसौटी पर उतरती है, ये तो अब समय ही बताएगा। इसी के साथ मुझे और करण जी को दोनों को अनुमति दीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल।